यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र और इसके कार्य। उत्तर में देखते हैं जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र। यहाँ पे 2018 में है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएड सेकेंड ईयर के लिए। यहाँ आप देखते हैं सरकार द्वारा अक्षम व्यक्तियों की सहायता के लिए 10 राज्यों में जिला स्तर पर पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं इनका प्रमुख कार्य जिला स्तर पर अक्षम व्यक्तियों की प्रत्येक संभव सहायता करना है, जिससे कि वह समाज में सामान्य नागरिकों की भांति रह सकें। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं तथा उनको कोई भी हेय दृष्टि से न देखे। ये केंद्र अक्षम व्यक्तियों के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं आगे यहाँ पे सरकार द्वारा शारीरिक अक्षमताओं से संबंधित शोध कार्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय संस्थानों में उन सभी विषयों पर शोध कार्यों के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं जो कि व्यक्तियों की अक्षमता को दूर करने में सहायता करते हैं, जैसे श्रवण दोष को कम करने के लिए कान में लगाने वाली मशीन का आविष्कार करना। फिर आगे देखते हैं तथा उन उपायों के बारे में पता लगाना जिससे श्रवण दोषों को दूर यानी जो श्रवण दोष है उनसे दूर रहा जा सके। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं जिला पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के बाद सरकार के सक्षम यह समस्या उत्पन्न हुई, यानी सरकार के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई कि इन केंद्रों के कर्मचारियों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए जिससे ये अक्षमता से युक्त व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता कर सकें। इसके लिए सरकार द्वारा 4 पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य जिला पुनर्वास केंद्रों के कर्मचारियों को प्रभावी एवं उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे कि वे परिस्थिति विशेष में साधनों के अभाव में भी पुनर्वास कार्यक्रम का उचित संचालन कर सकें। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को समावेशी शिक्षा के लिए सरकार योजनाएं एवं प्रावधान बताइए, यानी सरकार के लिए जो भी ऐसी सरकारी योजना है प्रावधान बताइए। फिर यहाँ पे देखते हैं उत्तर में, यहाँ पे समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं। फिर यहाँ पे देखते हैं 21 मार्च 2005 को तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने असमर्थ बालकों एवं युवाओं हेतु एक व्यापक कार्य योजना संसद में रखी। तभी से यह मंत्रालय विषय विशेषज्ञों, NGOs, असमर्थ अधिकार समूह, आगे देखते हैं इसमें अभिभावक समूह, सरकारी निकायों आदि से राय मशवरा तथा संबंध बनाए हुए हैं। इस संबंध में NCPEDP ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय परामर्शदाताओं से, जिसमें स्टेक होल्डर, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, फिर यहाँ पे देखते हैं सभी सम्मिलित थी। उनमें इस कार्य योजना के संबंध में क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय समिति यानी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्यों से राय ली गई। फिर यहाँ देखते हैं मंत्रालय ने पुनः संशोधित कार्य योजना पर भी लोगों के सुझाव आमंत्रित किए। ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के महत्व को
आगे यहाँ पे देखते हैं महत्व को। यहाँ पे देखते हैं महत्व को स्वीकार करते हुए जीवन के प्रथम 5 वर्षों को कौशल विकास एवं अधिगम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब यहाँ पे देखते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का महिला एवं बाल विकास विभाग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से यानी इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देगा। जैसा कि देश माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में कदम रख रहा है, अक्षम युवा वर्ग की आवश्यकताओं को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इस स्तर पर परामर्श एवं संसाधनों की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाएगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ आप देखते हैं उच्च एवं तकनीकी स्तर पर कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को 3% आरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे असमर्थ प्रकोष्ठ असमर्थ अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। इस संबंध में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा कार्यभार सौंपा जाएगा। आगे देखते हैं सरकार समय की शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से भारतीय संदर्भ में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लागू करने हेतु एक आम राय भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। आगे देखते हैं यह समूह HRD मंत्रालय ने इन मंत्रालय को इस संबंध में मानक स्थापित करने में मदद करेगा ताकि इस शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। आगे देखते हैं इस दृष्टि से इस योजना की प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। इस संबंध में प्राप्त सिफारिशों को इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में संबल बनाया जाएगा। साथ ही इस संदर्भ में विशेष स्कूलों को भी एक बार पुनः अध्ययन किया जाएगा जो इस योजना का एक अंग होगी। इस योजना के क्रियान्वयन आगे देखते हैं यहाँ पे एवं लागू करने का संपूर्ण दायित्व मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार पर होगा। यानी साथ ही MHRD का माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित सह सचिव यानी समयबद्ध तरीके से प्रोग्राम गतिविधियों पर जानकारी लेते रहेंगे। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 डिस्कस करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया है। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताएं। उत्तर में देखते हैं विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताएं। अब यहाँ पे देखते हैं विशिष्ट बालक उन बालकों को कहते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में बहुत भिन्न होते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं इन बालकों की आवश्यकताएं भी सामान्य बच्चों से भिन्न होती हैं। इन बालकों को दी जाने वाली शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं विशिष्ट शिक्षा विशेष रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है जिसमें विशेष शैक्षणिक गतिविधियों विशेष पाठ्यक्रमों और विशेष शिक्षक के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फिर यहाँ पे आगे हम देखते हैं किर्क तथा गैलाघर के अनुसार जब एक ही कक्षा के नवयुवक अद्वितीय रूप से भिन्न होते हैं तब अध्यापक के लिए उन्हें उनकी शैक्षिक योग्यता तक पहुंचाने में बिना किसी सहायता के मदद करना मुश्किल हो जाता है। आगे देखते हैं सामान्य मानक से जो बालक भिन्न होते हैं उनके लिए सहायता देना ही विशिष्ट शिक्षा कहलाता है। आगे हम इसमें देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं
विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार विशिष्ट शिक्षा विशेष रूप से निर्मित किया गया अनुदेशन है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। इसमें कक्षा अनुदेशन, गृह अनुदेशन तथा चिकित्सालय एवं संस्थानिक अनुदेशन भी सम्मिलित है। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं। ऊपरी लिखित परिभाषाओं के आधार पर विशिष्ट शिक्षा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1, विशेष शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा से संबंधित है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2, यह प्रकृति से निदानात्मक है, अर्थात यह विशिष्ट बालकों की सामान्य बालकों से भिन्नता की मात्रा व प्रकृति की पहचान व निर्धारण करती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, तथा उन्हें विशेष देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक या विभिन्न प्रकार की विशिष्टता में वर्गीकृत तथा नामित करती है। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, इसका लक्ष्य एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जिससे विशिष्ट बालक के समायोजन व शिक्षा के मार्ग में होने वाली बाधाओं को कम तथा दूर किया जा सके। आगे यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 4, विशेष शिक्षा विकासात्मक है। यह बालक की विशेषता को पहचान कर जीवन पर्यंत उसे मार्गदर्शन देती है। फिर पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, विशेष शिक्षा की प्रकृति विशेष एवं विशिष्ट है क्योंकि इसमें विशिष्ट विद्यार्थियों को सिखाने के लिए विशेष अध्यापक, विशेष शिक्षण विधियाँ, विशेष सामग्री तथा विशेष अधिगम वातावरण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 6, शिक्षा अत्यधिक व्यक्तिगत होती है क्योंकि इसके द्वारा बालक विशेष की विशिष्टता या कमियों की उचित देखभाल की जाती है तथा उसकी क्षमताओं की अधिकतम विकास में सहायता दी जाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 7, यह लक्ष्य केंद्रित होती है जिसमें बालक की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देकर उसे उसकी अधिकतम समायोजन व उन्नति में सहायता दी जाती है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। यहाँ पे देखते हैं तो हो गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। उत्तर में देखते हैं, समावेशी शिक्षा या समन्वित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, समावेशी शिक्षा की प्रकृति। फिर उत्तर में है, समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। फिर प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इस शिक्षा में असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, समावेशी शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। उत्तर में देखते हैं, बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसमें पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, असमर्थ बालकों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने योग्य बनाना। फिर यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, समावेशन का अर्थ बताइए। यहाँ पे देखते हैं उत्तर में, समावेशन वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली वह प्रक्रिया प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती समन्वित पृथक्करण के विपरीत है। पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं प्रश्न नंबर
5 देखते हैं, समावेशी शिक्षा की मुख्य धारा के घटक बताइए। उत्तर में देखते हैं समावेशी शिक्षा की मुख्य धारा के घटक निम्नलिखित हैं। शिक्षा पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, शिक्षा में एकीकरण। दूसरा पॉइंट है शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम। तीसरा पॉइंट उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। फिर यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना।